यहाँ पे आप वेब फॉर्म लिख लें या वेब एप्लीकेशन लिख लें। इसका हम नाम रखते हैं स्टूडेंट वेब। क्रिएट करते हैं और हम एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ऐड फोल्डर एंड कोड रेफरेंसेस ये हम वेब फॉर्म सेलेक्ट करते हैं तो वो कुछ फोल्डर वगैरह बना देगा इसमें ऐप डाटा वगैरह का, और कुछ रेफरेंसेस ऐड कर देता है वो। रेफरेंसेस यानी लाइब्रेरीज। ना भी करें तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बाद में ऐड कर सकते हैं ये चीजें। अच्छा, सबसे पहले देखिए हमारे पास में एक वेब का प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। इसके अंदर कोई भी वेब फॉर्म नहीं है, कोई वेब पेज नहीं है, ये बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट है। तो हम राइट क्लिक करके सबसे पहले इसमें ऐड करते हैं एक वेब फॉर्म। इसका हम नाम रखते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्यों नाम रख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी एक नया प्रोजेक्ट, सॉरी, जब भी कोई वेब एप्लीकेशन को आप रन करते हैं तो वो सबसे पहले वेबसाइट का ना एक होम पेज होता है जो सबसे पहले लोड होना होता है। तो वो उस एप्लीकेशन के अंदर ढूंढता है डिफॉल्ट के नाम की फाइल, और उसको वो अपना होम पेज बना देता है। यानी सबसे पहले वो इसको लोड करता है। सो डिफॉल्ट की फाइल ये बनी, इसमें बीच में फॉर्म उसने ना बेसिक सा कोड दे दिया, उसमें फॉर्म डाल दिया। तो हमें तो फॉर्म की इसमें जरूरत नहीं है, तो हम फॉर्म की बजाय एक हेडिंग का टैग ऐड कर देते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि वेलकम टू पेज। अच्छा, ये जो कोड है ना सारा, अगर आपने एचटीएमएल पढ़ी भी है तो आपके लिए ऑब्वियस होगा कि ये क्या होता है। एचटीएमएल टैग लगाते हैं, उसमें हेड होता है, बॉडी का टैग और एचटीएमएल। एचटीएमएल टैग तो लाजमी है स्टार्ट और एंड पे लगाना। हेड का टैग जो है इसके अंदर हम कोई टाइटल देंगे तो ऊपर टॉप बार पे शो होगा। अ, और इसके अंदर इसी तरह हम यहाँ पे स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं। ये मैं कमेंट इसमें डाल रहा हूँ। स्टाइल शीट और स्क्रिप्ट, यानी जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस स्टाइल शीट। उसके रेफरेंसेस यहाँ डाल सकते हैं या उसका कोड यहाँ पे लिख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट। ये दो चीजें इसमें हम ऐड करते हैं हेड के टैग में आमतौर पे। और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं, ये सारा तो आपने वेब में पढ़ना होता है। अच्छा, बॉडी के अंदर मेन आपका कोड आता है, इससे हमने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू होम पेज। तो स्टार्ट में टॉप पे क्या चीज है, टॉप में बेसिकली ये ASP.NET का अपना कोड है जिसमें वो बताता है कि ये एक पेज है, यानी वेब पेज होगा। इसकी लैंग्वेज C# है। तो जो इसका बैकएंड के इसका जो है ना, ASP.NET में ये होता है कि जब एक वेब फॉर्म बनता है तो उसके बैक एंड पे एक कोड की फाइल भी होती है। जैसा ये देखिए यहाँ पे default.aspx, ये इस वेब पेज का नाम है, डिफॉल्ट इसका नाम है और ASPX उसकी एक्सटेंशन है। इसको मैं एक्सपेंड करूं तो नीचे default.aspx.cs एक ये फाइल है। अगर इसको ओपन कर लें तो इसमें वही C# का कोड आ गया जो कि हम विंडोज फॉर्म में यूज करते थे। यानी जो वेब पेज है उसमें अगर मैं बटन बनाऊंगा तो उस बटन के क्लिक पे इवेंट्स जो है वो मैं इधर आके लिखूंगा, इसकी जो कोड फाइल है उसमें। और उसके नीचे देखें तो एस default.aspx.designer.cs, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर देखिए क्या उसने लिखा हुआ है, ऑटो जनरेटेड का टैग लगा हुआ है और लिखा है कि दिस कोड वाज जनरेटेड बाय अ टूल। ये क्या होता है ये भी हम देखते हैं अभी। अच्छा, अब देखें इधर मैं आ गया डिफॉल्ट वाले पे, मेन पे। यहाँ राइट क्लिक करके अगर मैं व्यू डिजाइनर पे क्लिक करूं तो व्यू डिजाइनर में यहाँ से मैं एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ प्लेस करता हूँ।
ठीक है, अब ये ना मुझे दिखा रहा है किसी आउटपुट क्या आएगी। हाँ, मैंने टैग लगाया था हेडिंग का, तो यहाँ पे हेडिंग आ गई और नीचे बटन मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड किया। अब जब मैं आऊंगा ना डिफॉल्ट डॉट ए एस पी एक्स डॉट डिजाइनर डॉट सी एस पे, तो यहाँ देखिए उसने कोड बटन का ऐड कर दिया। तो जो आप फ्रंट एंड पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसका कोड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड करेगा। अच्छा, यहाँ से आके हम इसको रिमूव कर देते हैं, फिर डिजाइनर में आते हैं, तो देखिए उसने सब खाली कर दिया इस फाइल को। वापस राइट क्लिक करते हैं और व्यू कोड करते हैं। कोड से तो इस पे आ गया है। सॉरी, इसके साथ ना यहाँ पे सोर्स है, देखिए नीचे डिजाइन स्प्लिट और सोर्स। सोर्स में इसका कोड आ रहा होगा HTML का, डिजाइन में सिर्फ डिजाइन है और स्प्लिट में दोनों आ रहे होंगे, ऊपर कोड और नीचे डिजाइनर। इसका हाँ डिजाइन। अच्छा, इतना सा अगर काम करने के बाद हमने जस्ट इसकी हेडिंग चेंज की है, अब इसको हम रन करें अगर, ये कुछ ज्यादा टाइम ले रहा है, शायद फर्स्ट टाइम है इसलिए। चलो ये लोड हो गया। वेलकम टू होम पेज। अच्छा, अगर ये जो आपकी वेबसाइट है ना, ये सारा लिंक लिखा हुआ है इसमें, ये जो यूआरएल है, जब आप वेबसाइट को पब्लिश करते हैं ना, तो ये रिप्लेस हो जाता है इस चीज से, www.mysite.com। जो भी आपकी साइट का नाम होगा, ये उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो इसके बाद डिफॉल्ट डॉट ASPX लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर हम ये देखें कि हम इसमें लोकल होस्ट से मैं ये हटा दूं डिफॉल्ट डॉट ASPX, यानी सिर्फ वेबसाइट का नाम हो, और एंटर करें, देखें तब भी वो किस पेज पे आता है, पहले वाले पेज पे। ये इसलिए क्योंकि अगर आप सिर्फ वेबसाइट का नाम लिख के एंटर कर दें, जैसे facebook.com हम लिख के एंटर करते हैं ना, www.facebook.com, तो बाय डिफॉल्ट वो पहले पेज पे ही आता है जो डिफॉल्ट पेज है। ठीक है, तो डिफॉल्ट अगर किसी पेज का नाम आप रख देंगे, तो उसका मतलब है कि वो सबसे पहला पेज है जो लोड होना है। अगर वेबसाइट के नाम के साथ पेज का नाम ना भी लिखें, तब भी वो समझ जाता है कि डिफॉल्ट को ही लोड करना है। इसी तरह राइट क्लिक करके हम और पेजेस ऐड कर लेते हैं। एक वेब फॉर्म बनाएंगे अबाउट अबाउट अस के लिए। इसका कंटेंट हम जस्ट अबाउट अस रख लेते हैं, और एक और पेज ऐड कर लेते हैं कॉन्टैक्ट। अच्छा, इसको देखिए हम रन करते हैं, सबसे पहले कुछ भी साथ नहीं लिखते, एंटर करते हैं तो डिफॉल्ट पेज लोड होगा। अगर साथ लिख देते हैं डिफॉल्ट डॉट ASPX, तो तब भी यही लोड होगा। अगर इसके साथ में लिख देता हूँ अबाउट डॉट ASPX, तो टस का पेज लोड होगा। और अगर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टेक्टस का पेज लोड होगा। अब आमतौर पे हम यूआरएल में जाके कुछ लिखते नहीं है, कुछ चेंज नहीं करते किसी और पेज को लोड करने के लिए, हमारे पास बटन्स मौजूद होते हैं। तो हम देखेंगे कि होम पेज में बटन्स कैसे बना सकते हैं। यानी यहाँ पे आके अगर मैंने एक ए टैग यूज करना है, ए आपने वेब में यूज किया होगा, इसको मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, और यहाँ पे हम अबाउट डॉट ASPX लिख के चेक कर लेते हैं कि क्या इससे होगा।
देखिए अबाउट उस पे क्लिक किया तो वो उसी पेज पे ले आया, अबाउट डॉट ए एस पी एक्स। इसी तरह हम कॉन्टेक्ट अस भी बना सकते हैं, लेकिन हम ना इसमें एक काम ये करेंगे कि हम अपने जो ये वाला यू हमारा है तरीका एंकर टैग बनाने का, उसके बजाय हम यूज करेंगे जो ए एस पी डॉट नेट का अपना तरीका है, हाइपर लिंक बनाने का। तो देखिए हम नॉर्मल वाला भी यूज कर सकते हैं एंकर टैग, लेकिन हम यूज करेंगे ये वाला हाइपर लिंक, क्योंकि इसका फायदा ये है कि इसको आप कोड में भी यूज कर सकते हैं, सी शार्प का कोड में इसको आप यूज कर सकेंगे। तो आपने लिखना है ए एस पी कॉलन हाइपर लिंक, इसको क्लोज करना है। आईडी की जगह आपने आईडी दे देनी है, जैसे कि मैं इसे कहता हूँ लिंक होम। अभी मैं इसका नाम दे दिया है, इस नाम को मैं कोड में यूज कर सकूंगा, रन एट सर्वर। और इसके आगे आपने लिखना है नेविगेशन, नेविगेट यूआरएल, और इसकी जगह हम देते हैं दिस दिस। और ये यहाँ से सिलेक्ट कर लें, नाम सामने आ गए हैं। सबसे पहले डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लें, और फिर इसके बीच में यहाँ पे हमने नाम लिखना है जो भी पेज का नेम होगा, जो लिंक के ऊपर नाम लिखा हुआ आएगा ना, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। इसी तरह इनके जो नाम है वो चेंज कर लें, लिंक होम, लिंक अबाउट। यहाँ पे नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेहतर अप्रोच है कि आप इनको सबको नाम दे दिया करें। अच्छा देखिए, जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट पेज पे आ जाता है, अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट अस पे। लेकिन एक मसला ये हुआ है कि अबाउट अस के ऊपर वो नहीं आ रहा, मेन्यू नहीं आ रहा, सिर्फ होम पे आ रहा है। तो इसका मतलब है इस मेन्यू को हमें कॉपी करना है हर जगह पे, यानी अबाउट पेज में भी कॉपी करना पड़ेगा और कॉन्टैक्ट पेज पे भी, फिर ये शो हो जाएगा हर जगह। लेकिन हमारे पास इस तरह देखें हो सकता है 50 पेजेस हो वेबसाइट में, तो क्या हर पेज में जाके हम ये कोड कॉपी करेंगे? इसी तरह मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं एक, लेट्स से, अगर इसमें हम स्टाइल शीट ऐड करना चाहें, जिस तरह ये एक शीट है, ये एक छोटा सा कोड है जिसको हम होम पेज के जगह पे यूज कर सकते हैं। इसमें एक हेडर बना हुआ है, एक मेन्यू बना हुआ है, कंटेंट एरिया है और फुटर है। अच्छा मैंने जस्ट मेन्यू कॉपी किया है, बाकी सारा कोड जो है वो मैंने एक रेफरेंस से, एक सोर्स से ले लिया, और जस्ट मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। हम ये सारा कोड खुद कर सकते हैं, इसका छोटा सा ये देखें तीन, थोड़े से इसमें स्टाइल्स हैं, 7-8 एंट्रीज हैं स्टाइल्स की, और बाकी सिर्फ ये एक कलर की है, एक मेन्यू, एक कंटेंट और एक फुटर। तो खुद हम अपना टाइम सेव कर रहे हैं, सिंपल सा एक कोड है। इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि आप तो सीख रहे होंगे आजकल। वेब पढ़ चुकी हैं आप लोग या पढ़ रही हैं? हेलो। ठीक है।
इसमें नहीं लेते 1 मिनट। अच्छा देखिए, ये सिंपल सा कोड है, मैं अगर आप वेब पढ़ रहे हैं ना, आपको मुश्किल नहीं होगा। हमने एक div बनाई है, उसमें एक स्टूडेंट वेबसाइट के नाम से इसका टाइटल दे दिया। इसको हमने हेडर की क्लास साइन कर दी है। क्लासेस पढ़ ली हैं आपने? अच्छा, क्लास साइन पढ़ लिया ना? हाँ, क्लास आप जब किसी एक एलिमेंट को दे देते हैं और ऊपर जाके ना आप स्टाइल शीट में। जी। जी। क्या हुआ? स्टूडेंट, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ, मुझे रिक्वेस्ट आई नहीं है। कौन से स्टूडेंट है? समरीन, अभी रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, एडमिट कर दिया। अच्छा, बहरहाल ये ना छोटा सा कोड है, जस्ट देखें। div तो आपने पढ़ ली होगी, H1 टैग वगैरह पढ़ लिए होंगे, पैराग्राफ टैग पढ़ लिया होगा, वो सारे देखें, बाकी तो वही है। जो हेडर है ना, इसकी स्टाइलिंग के लिए इसको क्लास दी है हेडर की, और ऊपर जाके ना हेडर की क्लास में दो तीन चीजें ऐड की है। बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, पैडिंग दी हुई है जो गैप्स होते हैं साइड्स पे, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, बल्कि आपके लिए लर्निंग हो जाएगी ये चीजें, या तो आपने पढ़ी होंगी या आपने बहुत जल्द पढ़ लेनी होंगी। इससे क्या होगा, जब हमने ये कोड ऐड करेंगे ना हम, और अब अगर इधर आके हम इसको रिफ्रेश करेंगे, जो डिफॉल्ट वाला पेज है ना, जब उस पे हम आएंगे। सॉरी, ये तो कॉन्टेक्ट पेज पे हमने डाल दिया। चलें कॉन्टेक्ट पे ही देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट पेज की ना थोड़ी लुक बेहतर होगी। ये हेडर है, हेडर को क्या स्टाइल्स मिले हुए थे? बैकग्राउंड कलर मिला हुआ था, पैड ली हुई थी, और टेक्स्ट लाइन सेंटर हुआ था। इसी तरह इनको भी कुछ स्टाइल्स मिले हुए होंगे। तो बेसिक स्टाइलिंग है जस्ट। लेकिन देखिए, जब हम अबाउट उस पे क्लिक करते हैं तो दोबारा डिजाइन वो नॉर्मल सा आ जाता है। होम पे क्लिक करते हैं, फिर वो सादा सा डिजाइन है। कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हैं तो डिजाइन थोड़ा बेहतर होता है। इसका भी तरीका यही है कि हमें बार बार जाके इसको चेंज करना पड़ेगा। यानी हर जगह पे जाके हम ये स्टाइल कॉपी करेंगे, ये सारा कोड। तो नॉर्मल एप्लीकेशंस में ना, जो वेब एप्लीकेशंस होती है, उसमें हम एक टेम्पलेट या लेआउट बना लेते हैं। उसमें हम बार बार कोड कॉपी पेस्ट नहीं करते। उसमें ये होता है कि जो सेंटर का एरिया है ना, ये बार बार चेंज होता है जब भी आप नया पेज कोई लोड करते हैं। जो बाकी हेडर है, जो मेन्यू है, हेडर मेन्यू और जो फुटर है, ये फिक्स रहता है। तो इसको हम कहते हैं मास्टर पेज इस केस में। सो हम ऐड करेंगे, न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, और वेब पे इसमें ढूंढना है हमने मास्टर। नीचे अगर आ जाए यहाँ पे, कि ये देखें, वेब फॉर्म मास्टर पेज। इसका नाम मैं रख देता हूँ साइट डॉट मास्टर। मल्टीपल मास्टर पेज भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये सारा जो कोड है, ये सारा मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा मास्टर फाइल में, जो डिजाइन का है। अच्छा, जोन सा एरिया है जो बार बार चेंज होना है, उसे कहते हैं कंटेंट प्लेस होल्डर। तो कंटेंट प्लेस होल्डर जो है वो हम यहाँ से कट कर लेंगे, इस सारे कोड को रिमूव कर दें। यहाँ पे ना, ये जो कंटेंट का एरिया है, इसकी जगह हम कंटेंट प्लेस होल्डर लगा देंगे। बाकी सारा ये हट जाएगा यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि मास्टर पेज में हमने हेडर डाल दिया, मेन्यू डाल दिया और फुटर डाल दिया। और जोन सा एरिया है, जो पोर्शन है, जो बार बार लोड होना है, डायनामिक है, उसकी जगह हमने
ASP प्लेस होल्डर का ये टैग लगा दिया। ये कहाँ से आ सकता है? ये टूल बॉक्स में आके आप देखें, अगर प्लेस होल्डर का टैग यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये यहाँ पे ऐड कर देगा। इसकी जो आईडी है वो आप चेंज कर दें बेशक। इसको आप रख दें कॉन्ट एरिया, इसका नाम रख दें। अच्छा, अब ये रन एट सर्वर इसने यहाँ पे ऐड किया है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। वैसे ऐसे बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है इसकी। बाकी जो कोड है ना नीचे, इसको रिमूव कर लेते हैं। थोड़ा हम एहतियात से इसलिए कर रहे हैं कि जो रेलिवेंट कोड है ना वो कॉपी हो जाए। अच्छा, मास्टर पेज में देखें, जैसा आम पेज के ऊपर पेज लिखा होता था, इसमें मास्टर लिखा होता है। लैंग्वेज C#, ऑटो इवेंट वायर अप, यानी जो इवेंट्स है ना, इसने इवेंट्स के साथ बाइंडिंग करनी होती है। जो बटन्स बनेंगे उसकी इवेंट के साथ, जो कोड होगा ना बिहाइंड द सीन, उसके साथ ये ऑटो माइनिंग कर देगा। फिर कोड बिहाइंड, ये बता रहा है कि इस फाइल का जो कोड है, यानी इस पे कोई बटन्स है, उस पे क्लिक करने पे इवेंट, उसके इवेंट हैंडलर्स कहाँ लिखे हुए हैं, वो कहाँ है? site.master.cs, यानी site.master, ये देखिए ये इसकी एंट्री आ रही है नीचे। इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो नीचे इसके साथ .cs फाइल है। तो यहाँ इसका कोड होगा, तो ये कोड की भी हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इनहेरिट्स क्या है? स्टूडेंट वेब डॉट साइट, यानी इससे ये इनहेरिट, ये इसकी पेरेंट क्लास है, ये समझ लें बस। जिस तरह देखिए ना साइट डॉट मास्टर है, ये इतनी अहम नहीं है इस केस में। ये फाइल का नाम ध्यान से आपने रखना है। इसकी जगह आप किसी और के साथ लिंक कर देंगे ना, जिस तरह अबाउट अस डॉट सी कर देंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम बनेगी। टाइटल हम रखते हैं स्टूडेंट वेब। अच्छा, अब ये मास्टर पेज बन गया। अब ये होगा कि हम जब डिफॉल्ट पेज करेंगे ना, होम पेज, अब मैं चाहता हूँ कि जो होम पेज है ना, इसके साथ मैं ये बता दूं इसको कि इसका मास्टर पेज कौन सा है। तो यहाँ से देखें, ये इसने ऑप्शन दे दिया हमें ना। तो आपने हमेशा ये, इसको कहते हैं टिल्डे साइन, टिल्डे साइन डालना है, फिर स्लैश डालनी है, फिर उसके बाद आपने किसी भी लिंक का नाम लिखना है। अच्छा, अब जब हमने साइट मास्टर डाल दिया ना, अब मास्टर के अंदर HTML का सारा कोड है, HTML हेड बॉडी सब कुछ है। सो इसके बाद इस फाइल में हमने सिर्फ वो कोड लिखना है जो हम चाहते हैं कि सेंटर वाला जो एरिया था ना, कंटेंट एरिया, उसमें आए। कौन सा एरिया था आके देखते हैं। ये जो एरिया है, इसमें सिर्फ मैंने लिखना है वेलकम टू होम पेज। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जस्ट। फिर एक और बेशक हम पैराग्राफ टैग डाल देते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं दिस इज सैम्पल टेक्स्ट। अच्छा, इसको ये हमने बताया नहीं है कि इसने हमेशा कंटेंट के एरिया में ही इसको लेके आना है। सो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने कंटेंट का टैग यूज करना है। चलिए कंटेंट यहाँ पे हम यहीं से कर लेते हैं, ESP कंटेंट। इसमें ना हमने एक तो इसको कोई आईडी आपने देनी होती है नॉर्मली, कंटेंट होम पेज। अच्छा, इसके बाद आपने इसको बताना है कि प्लेस होल्डर कौन सा है, कि ये इस कंटेंट को कहाँ शो करवाओ। आपको याद है होम साइट मास्टर पे हमने ये बनाया था, कंटेंट प्लेस होल्डर डाला था, जिसका हमने आईडी दिया था कंटेंट एरिया। अब इसी आईडी को हमने यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेंट एरिया, इसने हमें हेल्प भी दे दी है। और एक चीज रह गई, उसके बाद हम रन एट
अच्छा, रन एट सर्वर का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस टैग को सर्वर एंड पे जाके प्रोसेस करना है। जो आपकी HTML टैग्स है ना, उसको सर्वर एंड पे जाने की जरूरत नहीं होती है आमतौर पे। आपका इंटरनेट नहीं भी चल रहा तो भी आप HTML फाइल बनाएंगे और टैग्स लिखेंगे तो वो रेंडर हो जाएंगे, यानी उसकी आउटपुट आपको ब्राउजर पे नजर आ जाएगी। लेकिन ASP.NET में हम कंट्रोल्स को हम चाह रहे होते हैं कि वो, क्योंकि उसके साथ कोड भी लिंक होता है इसके, देखें इसकी डिफॉल्ट डॉट ASPX के नीचे इसका कोड भी होगा। तो कोड क्योंकि सर्वर पे रन होता है, तो जो इस तरह की कंट्रोल्स होते हैं जिसका सर्वर के साथ, जिसका कोड के साथ ताल्लुक होता है, उसको फिर हम एट सर्वर के साथ लिखते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या होगा। ये चीज हमने कर दी। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या चेंज आता है। अब जो डिफॉल्ट वाला पेज है ना, होम पेज, उसको हमने बताया हुआ है कि इसका एक साइट मास्टर है। तो साइट मास्टर जो है ना, मास्टर फॉर्म, उससे ये चीजें आ रही हैं और ये भी आ रहा है। ये वाली जो चीज है ना, ये जो पेज है उससे आ रही है। तो देखिए डिफॉल्ट पेज में सिर्फ हमने बेसिक कंटेंट डाला है, जो कंटेंट प्लेस होल्डर की जगह पे आ जाएगा। बाकी सारा कोड हमारा साइट मास्टर में है। अब साइट मास्टर से एक काम करते हैं, इसी चीज को हम बाकी जगहों पे भी अप्लाई कर देते हैं। अबाउट अस पेज पे मैंने साइट मास्टर अप्लाई करना है, क्या करूंगा? मास्टर पेज फाइल इक्वल्स, और यहाँ से पिक कर लूंगा इसको। इसी तरह इसके बाद वाला जो इसके अंदर कोड आना है, इस सारे के रिमूव करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ASP कंटेंट ID, कंटेंट अबाउट, कोई भी नाम दे सकते हैं, कंटेंट प्लेस होल्डर, कंटेंट एरिया, रन एट सर्वर। ये बंद किया इसको, और यहाँ पे आके आप लिख दें अबाउट अस पेज। सेम काम, इसी को हम कॉपी कॉपी पेस्ट हम नहीं कर सकते इसको। इसको अगर हमने कॉपी किया ना, तो ये जो अबाउट डॉट ASP है ना, ये भी कॉपी हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, किसी भी पेज के ऊपर टॉप पे जो है ना कोड बिहाइंड, उसका नाम चेंज ना हो। कॉन्टेक्ट पेज पे आ जाते हैं, इस सबको रिमूव करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मास्टर पेज फाइल, इसको पिक कर लेंगे, और यही कोड जो है कंटेंट वाला यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। इसको कर देते हैं कॉन्टेक्ट, इसको भी नाम चेंज कर दें, कंटेंट कॉन्टेक्ट कर लें। देखिए इस तरह से हमने क्या किया है कि मास्टर पेज को अप्लाई किया है कि अब ये जो होम हेडर है, जो मेन्यू है, और जो फुटर है, ये सारा मास्टर पेज में है। तो एक जगह पे अब मैं चेंज करूंगा तो ये पूरी वेबसाइट पे चेंज हो जाएगा। वरना क्या था, ये हमें हर फाइल में कॉपी करना पड़ता था। और कॉन्टेक्ट अस पेज यहाँ पे, जो कंटेंट एरिया, वहां से आ रहा है। अच्छा, होम पेज पे आते हैं, अबाउट अस पे, कॉन्टेक्ट अस पे। तो देखें ये सिर्फ सेंटर वाला एरिया चेंज हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका टाइटल चेंज करता हूँ। मास्टर पेज में जाके स्टूडेंट वेबसाइट की जगह हम कर देते हैं इसको स्टूडेंट पोर्टल। तो देखें एक जगह पे चेंज किया, वो यहाँ पे चेंज आ गया। अब हम एक काम ये करेंगे, इसमें आके हम एक और लिंक ऐड करेंगे, और उसका नाम रखेंगे लिंक स्टूडेंट्स। पेज का नाम होगा स्टूडेंट, और यहाँ पे इसका टाइटल भी स्टूडेंट से देते हैं। इससे मेन्यू में एक और आइटम ऐड हो जाएगा। ऐड पे जाते हैं, यहाँ से हम वेब फॉर्म ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। और इसमें ना सबसे पहले ये फॉर्म है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, बाद में इसको देखेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ ASP और ग्रिड, ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू का मैंने कंट्रोल ऐड किया है। इसको आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, टूल बॉक्स से भी। ठीक है, ये ग्रिड व्यू।
इसको यही नाम रहने देते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं आप जितना। स्टूडेंट्स ग्रिड भी इसे कह सकते हैं, ये बेहतर होगा। स्टूडेंट्स ग्रिड हमने बनाई है, और अब हमें ये करना है कि हमें वेब डॉट कन्फिग में आना है, क्योंकि मैंने डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है इसकी। यहाँ पे आके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग्स इसका टैग लगाएंगे, और उसके बाद ऐड कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे। सॉरी, इसको हम नेम पहले नेम दे देते हैं, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग दे देते हैं। नेम इसका हम दे देते हैं स्टूडेंट db कॉन str, और कनेक्शन स्ट्रिंग में मेरे पास जो डेटाबेस है मैं उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग दे रहा हूँ। ये उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग है। ये आप जो है ना शायद हमने इसको देखा था कि नहीं, चलिए मैं बता दूंगा आपको कैसे हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। ये जो वीडियो का मैंने लिंक दिया था ना, उसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। एंड प्रोवाइडर नेम, इसमें आपने लिखना है सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये बेसिकली वो क्लास है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, साथ हम ओपन भी कर लेते हैं इसको। सो ये बेसिकली कनेक्शन स्ट्रिंग है, जिसमें डाटा सोर्स के बाद हम सर्वर का नाम नेम लिखते हैं, जो डेटाबेस सर्वर का नेम होता है, और इनिशियल कैटलॉग लिखते हैं। उसके बाद फिर डेटाबेस का नाम आता है, और यूजर आईडी और पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया है। ये अगर आप लाजमी नहीं होता तो काश इसके बगैर काम चल जाता है। और ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट, ताकि वो आपको रोके ना, इसको वो लेजिटिमेट समझे। कनेक्शन स्ट्रिंग का पर्पस ये होता है कि ये किसी भी सॉफ्टवेयर की और डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाता है। यानी अब आपका सॉफ्टवेयर जो है डेटाबेस पे लॉग इन करके उसमें क्यूरीज अप्लाई कर सकेगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट इस तरह ही काम कर सकेगा। अच्छा, अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करने के बाद ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमें, ये कनेक्शन जो है ना हमें चाहिए होगा हमारे कोड में। हमने एक पेज बनाया स्टूडेंट्स वाला, जिसमें ग्रिड ऐड की है। इसको हम इसके कोड में हमने आना है, तो यहाँ से हम इसका कोड ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आके हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग कर देंगे। नाम क्या था कनेक्शन स्ट्रिंग का, तो नेम दिया था हमने स्टूडेंट db कॉन str। इससे ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है ना कोड में भी एक्सेसिबल हो जाएगी। बेसिकली वो स्ट्रिंग ही आ जाएगी, ये रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग। अब जो पेज लोड का फंक्शन है ना, मैं चाहता हूँ कि उस इवेंट पे, पेज लोड क्या होता है, जैसे ही कोई पेज लोड होगा तो वो इस फंक्शन में आ जाएगा। तो जो कोड आप इसके अंदर लिखेंगे वो पेज के लोड होने पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। 15 मिनट ये। चलो, इसमें हम ये करेंगे कि हम लिखेंगे यूजिंग, यूजिंग ना भी लिखे काम चल जाएगा, एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अच्छा, ये चीजें आपने ना एज इट इज याद कर लेना है कि ये ऐसे ही होगा। तो आपने, आपको ये पता होना चाहिए इन क्लासेस का। एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास जो है, सब्जेक्ट हमने बनाया है कॉन, और इसको पास किया है कनेक्शन स्ट्रिंग। ये डेटाबेस से कनेक्शन बना देगा। कब बनाएगा, जब आप लिखेंगे कॉन डॉट ओपन, तो कनेक्शन को ओपन देगा ये। ठीक है, इस केस में इसकी जरूरत शायद ना पड़े हमें।
अच्छा, हमने ये करना है एसक्यूएल डाटा अडेप्टर। ये डेटाबेस से पे कोई क्यूरी रन करता है, इसको हम कहते हैं डीए इज इक्वल टू, जैसे सिंपल डीए कहते हैं इसको, डाटा अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा अडेप्टर। और इसको पैरामीटर्स कौन से देने होते हैं, यहाँ से अगर आप डाउन पे क्लिक करें, कमांड और कमांड और कनेक्शन। अच्छा, एक मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ यहाँ पे क्यूरी के नाम से। इसमें मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसको मैं क्यूरी पास कर दूंगा और कॉन पास कर दूंगा। कॉन क्या है, कनेक्शन। फिर हमने लिखना है डाटा टेबल। देखिए, डाटा अडेप्टर जो है ना, ये डाटा को ले आएगा डेटाबेस से, क्यूरी रन कर देगा। डाटा टेबल वो टेम्परेरी स्टोरेज है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं, यानी ये डाटा मेमोरी में स्टोर कर देगा, रैम के अंदर डाटा स्टोर हो जाएगा। किस तरह से, अगर आप लिखेंगे टी ए डॉट डी टी डॉट फिल, सॉरी डी ए डाटा अडेप्टर डॉट फिल डाटा टेबल डी टी, इतना कोड आपको आना चाहिए कि ये कोड कैसे लिखा जा रहा है। एसक्यूएल कनेक्शन कनेक्शन बनाएगा, एस एसक्यूएल डाटा अडेप्टर जो है वो डाटा क्यूरी रन करेगा, जिस तरह सेलेक्ट की क्यूरी रन करेगा। और डाटा टेबल जो है वो एक टेम्परेरी तौर पर डाटा को मेमोरी में स्टोर करता है, क्योंकि इस डाटा को अपनी जगह जगह दिखाना होगा, जैसे अभी हम दिखाने वाले हैं इसको ग्रिड में। और डी ए डॉट फिल डी टी क्या करता है, ये डाटा अडेप्टर से डाटा लेके डाटा टेबल को फिल करता है। डाटा अडेप्टर को हम यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, हम डाटा टेबल बना के इसको यूज करते हैं, या डाटा सोर्स के जरिए। अच्छा, अब इतना काम हो गया, डाटा टेबल फिल हो गया। अब फिल करने के बाद हमने ये करना है कि जो डाटा ग्रिड व्यू है, स्टूडेंट ग्रिड हमने उसको नाम दिया था, स्टूडेंट ग्रिड डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू डी टी डाटा टेबल। सिंपल, आप इतना काम करेंगे तो अब जब इसको हम रन करेंगे तो स्टूडेंट्स का पेज लोड होने पे अगर कनेक्शन सही से बन गया तो ये डाटा शो कर देगा स्टूडेंट्स का। टैग विद रन, देखें अब इसने एरर दिया है कि ये रन एट सर्वर नहीं किया हुआ। रन एट सर्वर नहीं करेंगे तो फिर, हाँ वो कह रहे जी इसको उस टैग में रखें जो रन एट सर्वर हो। एक मिनट, हमने ये ग्रिड तो बना दी है, और इसको मास्टर पेज में ले आते हैं ना, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, स्टूडेंट्स वाले पेज में हमने जस्ट जो ग्रिड व्यू है उसको कंटेंट में डाल दिया और मास्टर पेज का हिस्सा इसको बना दिया। कंटेंट एरिया स्टूडेंट ग्रुप टाइप ग्रिड व्यू मस्ट बी प्लेस्ड इनसाइड अ फॉर्म टैग विद रन एट सर्वर। फॉर्म टैग, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको फॉर्म का टैग चाहिए, वो कह रहे हैं कि आप फॉर्म टैग लाजमी यूज करें रन एट सर्वर। ये नहीं, हमने एक फॉर्म टैग के अंदर इसको इंक्लोज किया है। ग्रिड व्यू को वो कह रहे हैं कि फॉर्म टैग के अंदर रखना है आपने। अच्छा, इसको हम दोबारा बिल्ड करके रन करते हैं। अच्छा, डेटाबेस से ना इसने कोई डाटा पिक नहीं किया,
हम चेक कर लेते हैं इसमें डेटा मौजूद है भी या नहीं। कनेक्शन स्ट्रिंग में हमारे पास टेबल डेटाबेस था स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी। अच्छा, एक लाइन हमने कोड की मिस भी कर दी है। स्टूडेंट्स वाले इसके कोड में आपने इसके बाद इसको ग्रिड को बाइंड करना है। डेटा डॉट ग्रिड, स्टूडेंट ग्रिड डॉट डेटा बाइंड। ठीक है, डाटा तो पड़ा हुआ है यहाँ पे डेटाबेस में। ठीक है, वापस आते हैं, इसको हम बिल्ड करते हैं सोल्यूशन को। ठीक है, देखें यहाँ पे डाटा सारा शो हो गया, जो हमने स्टूडेंट्स के टेबल डाटा पड़ा हुआ था ना, वो हमने शो करवा दिया यहाँ पे। अच्छा, इसमें ना अभी आई थिंक कितना टाइम रह गया, 8 मिनट रह गए। तो मैं मीटिंग का लिंक आपको दोबारा भेजता हूँ। तो 20 मिनट्स में हमारा जो टॉपिक है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 20 to 25 मिनट्स में आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा इसको। ठीक है, फिर अटेंडेंस होगी इसके बाद। ठीक है, क्लास मैं लिंक दोबारा भेज रहा हूँ आपको। नहीं, नेक्स्ट लिंक में मैं अटेंडेंस देता हूँ। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथ। अच्छा, ये जो हमने काम किया ना, इससे ये सारा इसको हम एक फंक्शन में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्राइवेट वॉइड। ओके ओके। अभी जो हमने कोड लिखा था ना, एक हम फंक्शन बना सकते हैं प्राइवेट वॉइड लोड डाटा। इसमें ये सारा कोड कॉपी कर देंगे। अब ये लोड डाटा क्या करेगा, ये डाटा की जो ग्रिड है ना उसको रिफ्रेश कर देगा। जब भी इसको कॉल करेंगे तो ये सारा डाटा डेटाबेस से लाके इसमें ऐड कर देगा। तो स्टूडेंट्स वाले पेज में जाते हैं, स्टूडेंट के पेज में, और यहाँ आके हमने अब एक फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म हम चले पहले ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, इसको ये वही टेक्स्ट बॉक्स हम यूज करेंगे, हम यूज करते थे उसमें विंडोज विंडोज फॉर्म में।
तो यहाँ आप टेक्स्ट बॉक्स सर्च करके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसको अपने आईडी देनी है, जैसे txt नेम। माइक म्यूट कर लें अपने। जैन जैनब। इनको बताएं कि माइक म्यूट कर लें अपना। जैफा। जैनब आगा। ठीक है, नेम एज और डिपार्टमेंट हमें ये तीन बनाने हैं। नेम एज एंड डिपार्टमेंट। इससे पहले हम लेबल बना लेते हैं। स्टूडेंट नेम। तो देखिए हमने एक लेबल का टैग जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और एक टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स में जैसे हमने आईडीज पास कर दी, और लेबल में हम जस्ट नेम, यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है ना वो चेंज कर रहे हैं। एज एंड यहाँ पे आके हम कर देंगे डिपार्टमेंट। और एंड पेज के एक हमें बटन यूज करना है। अच्छा, ये सारा काम तो बस हमें टैग्स का पता होना चाहिए। बाकी जो इसकी स्टाइलिंग वगैरह है वो तो आप एचटीएमएल के थ्रू ही करेंगे, एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू। बीटीएन ऐड, इसको हम कह देते हैं सेव स्टूडेंट, या जस्ट सेव। इसको जब हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसने ये इस तरह का एक बना दिया। फिलहाल फॉर्म ना हम ज्यादा स्टाइलिंग में नहीं जा रहे, हम इसी को यूज कर लेते हैं। सेव करने पे रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव होना चाहिए। तो इस बटन पे अगर मैं राइट क्लिक करके, इसके मैं डिजाइनर पे आ रहा हूँ, स्प्लिट करके, और सेव पे ना मैं डबल क्लिक अगर करता हूँ तो ये मुझे इसके इवेंट पे ले आया। इसके बजाय हम अगर यहाँ पे सोर्स में होते और प्रॉपर्टीज में यहाँ पे इवेंट्स पे आते, तो यहाँ से भी हम इस पे आ सकते थे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज की जो विंडो है इसके साथ यहाँ पे जहाँ बोल्ड बना हुआ है, इसको इवेंट्स इस पे लिखा हुआ आ रहा है, इसके सामने क्लिक के सामने ना यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये इवेंट यहाँ पे आ जाता है। यानी बटन पे क्लिक करने पे जो कोड एग्जीक्यूट होगा उस पे हम इस तरह से आते हैं। यहाँ आके हमने वही काम करना है, एसक्यूएल कनेक्शन बनाना है। कॉन इज इक्वल टू न्यू। उसके बाद हमने इसमें, अब देखिए पहले हमने देखा था कि डेटा को फिल कैसे करना है, ग्रिड को, ग्रिड में डेटा शो कैसे करवाना है डेटाबेस के जरिए। कॉन एस टी आर, इसको भी कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है। फिर हमने लिखना है एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट कमांड। अच्छा, इससे क्या होता है, सबसे पहले कनेक्शन बनाया, उसके बाद कमांड बनाई। कमांड क्या होती है, ये किसी भी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए होगी, जैसे कि इंसर्ट अपडेट डिलीट। कॉन डॉट क्रिएट कमांड, और उसके बाद लिखेंगे cmd डॉट कमांड टेक्स्ट। इसमें आपने क्यूरी लिखनी है, जैसे कि इस केस में क्या होगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स और वैल्यूज, क्योंकि इसमें थोड़ी कॉलम है तो डायरेक्टली हम वैल्यूज दे देते हैं। वैल्यूज में आपने लिखना है सबसे पहले नेम,
ये डाल के ना, @ एज और DEPT डिपार्टमेंट। अब हमने किया ये है कि हमने एक कनेक्शन बनाया, कमांड बनाई और कमांड को कमांड टेक्स्ट में क्यूरी एंटर की। क्यूरी के अंदर हमने नेम और एज पास नहीं की, सिर्फ पैरामीटर्स इसके बताए हैं यहाँ पे। तो अब हमें पैरामीटर्स की वैल्यूज बतानी है इसको। cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, ये फंक्शन है इसका। ये कॉल करना है। सबसे पहले आपने पैरामीटर बताना है कि किसकी वैल्यू देनी है, उसके बाद आपने बतानी है वो वैल्यू जो आप दे रहे हैं। वैल्यू हम क्या देंगे यहाँ पे, जो हमारा ये जो पेज है, इस पे जो हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, यानी जो यहाँ पे ये जो इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा जाए वो वैल्यू जानी चाहिए पहले पैरामीटर को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे txt नेम डॉट टेक्स्ट। तो जो भी txt नेम टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होगा, उसका जो टेक्स्ट है, जो वैल्यू है, वो सामने आ जाएगी। एक जी, चलिए हम वापस आते हैं इस पे। नेम, एज और डिपार्टमेंट हमने ऐड करना था, ये 3 पैरामीटर्स थे। तो नेम, सेकंड है एज हमारे पास, और थर्ड है DEPT डिपार्टमेंट के लिए। यही शायद नाम रखा था इसका। ठीक है, इस पे इसने एरर दिया है। अब ये हम चेक करते हैं कि क्यों एरर दिया है। TXT ये हम नाम रख देते हैं इसका। ठीक है। अच्छा, जो एज है ना, ये बेसिकली डेटाबेस में इसकी टाइप है न्यूमेरिक, इंटीजर टाइप की है। तो यहाँ से हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो इसका भी एरर आ सकता है। तो हम इसको कर लेते हैं int डॉट पार्स। इससे ये होता है कि ये txt age डॉट टेक्स्ट ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, int डॉट पार्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ये करने के बाद आपने करना है cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ठीक है, ये इसको जो है रन करेगा, और ये रिटर्न करता है कि कितनी रोज इफेक्ट हुई है, ये वो रिटर्न कर रहा होता है। यानी कि इसको मैं लिखूँ ना, int अफेक्टेड रोज, तो ये बताएगा इससे कितनी रोज अफेक्ट हुई है। यानी इंसर्ट करने पे एक रो अफेक्ट होगी या मल्टीपल हुई है, अपडेट करने पे कितनी रोज चेंज हुई हैं, डिलीट करने पे कितनी रोज चेंज हुई हैं, ये सब आप देख सकते हैं। लेकिन हम इसको फिलहाल यूज नहीं कर रहे। अच्छा, ये करने के बाद आप एक मैसेज शो कर दें, मैसेज बॉक्स डॉट शो, यहाँ पे लिख दें। हाँ, मैसेज बॉक्स में चलता है कि नहीं, नहीं। अच्छा, इस पे हम ये काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ना डाटा इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन इंसर्ट, हाँ सॉरी, एक काम रह गया। इसको आपने लिखना है कनेक्शन डॉट ओपन। क्यूरी एग्जीक्यूट करने से पहले कनेक्शन को ओपन करना है, और एग्जीक्यूट करने के बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। ये काम आपने करना है। इसके बाद हम लोड डाटा का फंक्शन अगर कॉल कर दें, तो जैसे ही डाटा इंसर्ट होगा ना, उसके फौरन बाद ग्रिड रिफ्रेश भी हो जाएगी। तो ये हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक टेस्ट के नाम की एंट्री कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। तो देखिए, जैसे सेव किया तो यहाँ पे नीचे एंट्री आ गई। अब इसी को मैंने अपडेट करना हो अगर, तो तब मैं क्या करूंगा, मैं इसी तरह बटन ऐड करूंगा, इसका नाम रखेंगे, इसको टेक्स्ट में लिख देंगे अपडेट, और नाम रखेंगे btn अपडेट। इसी तरह एक और बना लेते हैं साथ ही, डिलीट का, डिलीट, और यहाँ पे btn डिलीट। अच्छा, इस पे आते हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज में आएंगे, ऑन क्लिक पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एक डिलीट का इसने कोड हमें लिख दिया। अच्छा, अब अपडेट पे आते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसने डिलीट अपडेट का भी बना दिया हमें।
अच्छा, अपडेट और डिलीट में ज्यादा फर्क नहीं होगा, आपने यही कोड कॉपी पेस्ट करना है। अब जो पहले हमने कोड लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करें, यहाँ पे डिलीट की क्यूरी चला दें। डिलीट की क्यूरी आपको आती होगी, अपने डेटाबेस पढ़ा होगा। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू एट द रेट आईडी, ये काम करते। अब आईडी तो हमारे पास है नहीं फील्ड, तो हमें एक आईडी की फील्ड बना लेनी है अभी। और यहाँ पैरामीटर क्योंकि आईडी पास हो रहा है तो हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे। अब टीएक्सटी आईडी हमारे पास है नहीं, हमें एक आईडी की फील्ड बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो ऐसे करते हैं कि इससे पहले स्टूडेंट नेम से पहले एक फील्ड बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं टीएक्सटी आईडी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट आईडी। अब देखिए हमने जस्ट क्यूरी चेंज की, पैरामीटर चेंज किया, एक्स्ट्रा पैरामीटर रिमूव किया, तो ये अपडेट का कोड, सॉरी ये तो डिलीट का कर दिया। चलिए पहले डिलीट वाला हम फंक्शनैलिटी कर लेते हैं, अपडेट की बाद में कर लेंगे। अच्छा, अब इतना काम करने के बाद ना डिलीट का कोड चल जाएगा। इसको सिर्फ हमने टीएक्सटी आईडी यानी आईडी पास करनी है, और फिर बटन प्रेस करेंगे तो वो डिलीट कर देगा उस आईडी पे जो भी रिकॉर्ड है। और डिलीट करने के बाद डाटा ग्रिड को रिफ्रेश भी कर देगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आईडी की फील्ड आ गई, मैंने इसमें आईडी एंटर की 13, और डिलीट के बटन पे क्लिक किया तो देखिए ये रिमूव होगी 13 आईडी। अब मैं 9 पे क्लिक 9 एंटर करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो 9th आईडी भी उसके साथ जो रो थी ना पूरी वो डिलीट हो गई। अब हम अपडेट का कोड लिखते हैं। अच्छा, डिलीट के लिए मुझे आईडी चाहिए थी। आईडी इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मैं अली नेम से डिलीट करूं तो यहाँ पे नेम एंटर करो और उसको डिलीट कर दें, तो एक नाम के बहुत से बंदे होते हैं डेटाबेस में, टेबल में ना, तो हम नेम से डिलीट नहीं कर सकते इस तरह डायरेक्टली। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट कोड है अपडेट का, तो इसी को हम पेस्ट अनकमेंट करते हैं। अपडेट की जो क्यूरी है वो इस तरह होती है कि अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू एट द रेट नेम, एज इज इक्वल टू एट द रेट एज, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू एट द रेट डीईपीटी। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं पैरामीटर, और वेयर आईडी इज इक्वल टू यही आता है एज इट इज। अब इसमें क्योंकि बाकी 3 पैरामीटर्स भी आ रहे हैं तो हम यहाँ से ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अपडेट में क्या होगा, आईडी की बेस पे आईडी से वो सर्च करेगा और नेम एज और डिपार्टमेंट को अपडेट कर देगा। बाकी क्यूरी सेम है, बाकी सारा कोड भी सेम है। कनेक्शन ओपन करें, क्यूरी को एग्जीक्यूट करें, क्लोज कर दें, और इससे पहले कनेक्शन बनाए, कमांड बनाए, और सिर्फ ये देखिए बीच वाला पोर्शन चेंज होता है, क्यूरी और पैरामीटर, बाकी सब सेम है। अब इसको हम रन करते हैं आके, किया, आई होप रिफ्रेश से हो जाएगा काम, इसको बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। अ, जो हमारे पास 1012 ये आईडी है, इस पे टेस्ट लिखा हुआ है, इसको हम नाम लिख देते हैं बिलाल, एज रखते हैं 23, डिपार्टमेंट डबल ई। अब देखिए ये सारी हम रो चेंज कर रहे हैं, ये तीनों चीजें चेंज कर रहे हैं आईडी के बेस पे। आईडी से सर्च करेंगे, इनको चेंज करेंगे। तो हमने जब अपडेट पे क्लिक किया तो चेंज नहीं आया, इसका मतलब है मुझे यहाँ से इसको रन करना पड़ेगा एक दफा। कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो आप कोड में चेंज करें ना, यहाँ के सिर्फ रिफ्रेश करें तो वो चेंजेस नजर आ जाती हैं। सो अगेन 1012, नेम हम लिखा बिलाल, एज 23, डबल ई। अपडेट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया ये। ठीक है, आई होप इसमें कोई इशू नहीं होगा और आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी।